बॉटम कौन होता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम होता है ना। तो उत्तर जो होता है दोस्तों कहाँ होता है, ऊपर होता है, दक्षिण कहाँ होता है, नीचे होता है, और पूर्व कहाँ होता है, दाहिने साइड में होता है, और पश्चिम कहाँ होता है, बाएं साइड में होता है। ठीक है, बस ये चीज आपको याद रखना है, दिशा कभी भी उल्टा नहीं बनाएंगे। अगर जो ऐसे दिशा अगर जो आप बनाना सीख गए और अब आप याद भी कर लेंगे, आप अपने हिसाब से, अपने घर के हिसाब से भी सोच के भी आप दिशा बना सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि उत्तर सामने होता है, दक्षिण कहाँ होता है, नीचे होता है, और पूर्व कहाँ होता है, दाहिने साइड में होता है, और पश्चिम कहाँ होता है, बाएं साइड में होता है। ठीक है, जब ऐसे अगर जो फिगर आपको याद हो गया तो आप दिशा से संबंधित कोई सा भी प्रश्न होगा तो सेकेंडों में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज तो आपको पता होगी। ठीक है, नहीं पता है तो इसे याद कर लीजिएगा। और उसके बाद से अब क्या करेंगे दोस्तों, जैसे जैसे व्यक्ति चलेगा आदमी, वैसे वैसे हम चलाते जाएंगे। तो प्रश्न क्या कह रहा है, एक आदमी 5 किलोमीटर पूर्व की ओर जाकर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पूर्व की ओर जाने के लिए क्या करेंगे, दाहिने चलाएंगे। इस बिंदु से पूर्व की ओर किधर होता है, पूर्व, पूर्व तो दोस्तों इधर ही है ना, यहाँ पे देखेंगे दिशा में तो पूर्व कहाँ है, इधर है ना, तो इधर चलाएंगे। कितना दूर चला है, 5 किलोमीटर, तो हम यहाँ लिख लिए है 5 किलोमीटर। पूर्व की ओर जाकर दाहिने घूमकर 4 किमी की दूरी तक जाता है। ठीक है, तो दाहिने घूमेगा, कोई व्यक्ति ऐसे जा रहा है इधर, तो दाहिने घूमेगा तो कहाँ घूमेगा, नीचे ही तो घूमेगा। तो नीचे घुमा है कितना, 4 किलोमीटर तक। ठीक है, यहाँ लिखे हैं 4 किलोमीटर तक, दाहिने घूमकर 4 किलोमीटर की दूरी तक जाता है। वहां से वह बाएं घूमकर 5 किमी दूरी तक जाता है। तो बाएं घूमेगा, अगर जो कोई व्यक्ति ऐसे गया, फिर दाहिने घुमा, फिर अगर जो नीचे की तरफ ऐसे आ रहा है तो बाएं घूमेगा, तो बायां उसका किधर होगा, अपने हिसाब से दोस्तों चलेंगे। अब आप सोचेंगे कि मैं खुद चल रहा हूं, तब इस प्रश्न को आप जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। आप अगर जो समझ लीजिए इधर जा रहे हैं नीचे की तरफ, तो बाएं घूमेंगे तो किधर घूमेंगे, इधर ही घूमेंगे, इधर घूमेंगे। तो ये चीज हो गया। इधर कितना जाएंगे, 5 किलोमीटर, यहाँ पे लिखा है वहां से बाएं घूमकर 5 किमी दूरी तक जाता है। ज्ञात कीजिए उसकी मुखाकृति अब किस दिशा में है। तो अगर जो कोई व्यक्ति इधर जा रहा है दोस्तों, ये चीज अगर जो देख लेंगे, नीचे वाले भी देख सकते हैं, अगर जो यहाँ पे जा रहा है, इधर जा रहा है, तो इसका मुख किस दिशा में होगा। तो इधर आप कहेंगे दोस्तों, इधर सीधा अगर जो निकल जाए तो कहाँ तक जाएगा, पूर्व दिशा की ओर जाएगा। कहाँ जाएगा, पूर्व दिशा की ओर। अगर जो व्यक्ति का मुंह इधर है तो क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा की ओर। एक बार और समझा दूं दोस्तों, 5 किलोमीटर तक गया है सीधा, किधर गया है, पूर्व दिशा में। फिर क्या हुआ है, दाहिने घुमा है, कितना चला है, 4 किलोमीटर। फिर कहाँ घुमा है, बाएं घुमा है, फिर कहाँ गया है, 5 किलोमीटर। अब उसका मुंह किस दिशा में हो जाएगा दोस्तों, पूर्व की ओर। ये एरो कहाँ बन रहा है, तो आप देखेंगे एरो इस टाइप से कहां बन रहा है, तो यहाँ पे बन रहा है, यानी कि पूर्व दिशा की ओर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा पूर्व। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। और दोस्तों नहीं समझे हैं तो इससे रिलेटेड और भी आप प्रश्न को मैं अगले वीडियो में दे दूंगा, उसे भी आप और भी अच्छे से उसमें समझा दूंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ भी गए होंगे और दिशा बनाना भी सीख गए होंगे। दोस्तों ये चीज आपको ध्यान रखना है, दिशा कैसे होता है। ठीक है, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाहिने साइड पूरब, बाएं साइड पश्चिम, ये बस आपको याद रखेंगे। और जैसे जैसे व्यक्ति चलेगा वैसे वैसे चलाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के भी पेपर में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों इस प्रश्न को आप कैसे काउंट करेंगे, इसके लिए भी मैं आपको बताता हूं ट्रिक क्या है। देखिए प्रश्न कह रहे हैं, निम्नांकित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुज क्या होता है पहले जान लीजिए। त्रिभुज हम किसे कहते हैं, जिसमें 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, जिसमें 3 भुजाएं होती हैं उसे हम त्रिभुज बोलते हैं। अब ये नहीं बताऊंगा कौन त्रिभुज होता है, कौन सम त्रिभुज होता है, विषम त्रिभुज, ऐसे नहीं। विषम बाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ये चीज नहीं। त्रिभुज ये समझिए जिसमें 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए इसमें हम कैसे इसको काउंट करेंगे, कौन कितने त्रिभुज हैं। तो पहले दोस्तों मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, इसको आपको कैसे काउंट करना है। अगर जो आपको कोई सा भी ट्रिक मालूम नहीं है तो पहले आप देखेंगे इसमें कहाँ से यहाँ से काउंट करेंगे, 1 2, यानी कि 1 कैसे गिने, ये वाला फिगर है जो 1 एक त्रिभुज है। ठीक है, और 2 कैसे गिन लिए दोस्तों, 2 आप कैसे गिन लिए, इसको गिन लिए। ठीक है, ऐसे आप देखते चलिएगा। ठीक है, ये 2 हो गया। अब देखिए एक बार और समझा देता हूं, ये आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। जब 5 त्रिभुज हो गए, ठीक है, अभी कितने हो गए, 5 हो गए। जब दोस्तों 5 त्रिभुज हो गए तब हम क्या करेंगे, अभी तो सिंगल सिंगल गिने, उसके बाद हम 2 2 गिनेंगे। ठीक है, 5 हो गए ना, तो देखिए यहाँ से गिनेंगे 2, जहां पे उंगली दौड़ रही है आप देख लीजिए, जो चल रहा है पेन मेरा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 के बाद क्या हो जाएगा, 5 के बाद हो जाएगा 6। ठीक है, और 6 हो गया। फिर जब ये चीज हो गई तो फिर ऐसे एक देखेंगे, तो यहाँ पे ये जो चल रही है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, 7। कितना हो गया, 7 हो गया। जब दोस्तों यहाँ पे 7 हो गया तो उसके बाद से दोस्तों कहाँ पे गिनेंगे, जब इतना चल गई तो फिर देखेंगे एक ये बनेगा दोस्तों, ये वाला देखिए,
ये कितना हो गया, दो दो का मिला के बन रहा है, ठीक है। तो 7 के बाद कितना हो गया, 8 हो गया। जब यहाँ पे 8 हो गया, फिर उसके बाद से देखेंगे तो 8 के बाद ये वाला चलेगा, ये वाला चलेगा, देखिए ध्यान से देखिए चल रहा है, ठीक है। ये वाला जो चल रहा है तो ये कितना हो जाएगा, इसमें भी दो त्रिभुज बन रहे थे, तो ये कितना हो गया, 9 हो गया। कितना हो गया, 9। अभी तक दोस्तों कितने हुए हैं, 9 त्रिभुज हमने काउंट कर लिए हैं। 9 त्रिभुज जब काउंट कर लिए, फिर जब इतने हो गया तब 3 3 लेके चलेंगे। 9 के बाद से ये वाला काउंट करेंगे, ये वाला काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वाला काउंट करेंगे तो 10 हो जाएगा। जब ये वाला काउंट किए 10 हो गया, फिर ये वाला काउंट करेंगे, ये वाला काउंट करेंगे, ऐसे काउंट करेंगे, ठीक है। इसमें भी कितने हैं, 3 अंदर त्रिभुज है, तब कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 11 हो गया। उसके बाद से जब अब देखेंगे कोई बचा नहीं है, जब कोई नहीं बचा है तो एक दोस्तों ये बड़ा वाला जो जिसके अंदर सारे त्रिभुज बन रहे हैं, तो इसके अंदर एक बड़ा वाला बन रहा है, तो कितना हो गया, अब 12 हो गया। तो 12 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कैसे काउंट करना है, पहले छोटा एक एक काउंट कर लेंगे, फिर दो दो काउंट कर लेंगे, 3 3 काउंट कर लेंगे, उसके बाद से 4 4 होगा, 5 5 होगा, जितना होगा काउंट करेंगे। उसके बाद से एक बड़ा वाला को भी दोस्तों काउंट किया जाता है, इसको, ठीक है, इसको भी काउंट किया जाता है, इसे छोड़ा नहीं जाता है, इसे भी काउंट कर लेंगे तो 12 हो गया। तो 12 ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगर जो आप पेपर में इस प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, अगर जो आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है और टाइम आपके पास बहुत कम है कि काउंट करने लायक भी टाइम नहीं है, तो दोस्तों उसमें क्या किया जाता है, जो सबसे बड़ा होता है ऑप्शन में, देखेंगे इस ऑप्शन में क्या है, सबसे बड़ा क्या है, 12 है, तो 12 को हम टिक कर देंगे। 12 लेकिन ऐसे नहीं टिक कर देंगे, अगर जो आपके पास टाइम है, काउंट करने लायक टाइम है, आप काउंट नहीं कर रहे, 12 टिक कर दे रहे हैं, तो गलत भी हो जाता है। 95% क्वेश्चन में अगर जो ज्यादातर केसेस में देखा जाता है, ज्यादा जो संख्या होती है वही सही होती है। ये मैं आपको बता नहीं रहा हूं कि आप ये चीज करिएगा, लेकिन अगर जो आपके पास 5 सेकेंड टाइम बच गया, 7 सेकेंड टाइम बच गया, आप काउंट नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आप माइनस मार्किंग पेपर में नहीं है तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी मतलब सबसे बड़ा जो होगा उसको हम टिक कर देंगे। तो ज्यादातर केसेस में क्या होता है, सही होने के चांस होते हैं। तो ये तो रहा आसान ट्रिक, ठीक है। तो ये मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस प्रश्न लिखा है, शब्दकोश में निम्न में से कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। तीसरे स्थान पर शब्दकोश के अनुसार हमें दर्शाना है, ठीक है। तो तीसरे स्थान पे कौन सा आएगा, तो देखिए दोस्तों तीसरे स्थान के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसमें देखेंगे कॉमन कितना है, EIGHT 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 EIGHT, यानी कि सब में कॉमन है। तो यहाँ तक हम क्या करेंगे, यहाँ तक हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, उसके बाद हम आगे काउंट करेंगे। तो EIGHT यहाँ तो खत्म हो जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पहले स्थान पे हो जाएगा। अब उसके बाद से देखेंगे अल्फाबेट चलेंगे ABCD के अनुसार, उसके बाद से देखेंगे E आ रहा है, C वाले ऑप्शन में क्या आ रहा है, C वाले ऑप्शन में यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है, E है, तो ये क्या हो जाएगा, दूसरे स्थान पे चला जाएगा, ठीक है। और इसके बाद से B वाले स्थान में देखेंगे T आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, T पहले आता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, तीसरे स्थान पे। उसके बाद T के बाद क्या आता है, Y आता है, यानी कि T के बाद आगे कुछ बढ़ेंगे, उसके बाद Y आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, चौथे स्थान पे हो जाएगा, ठीक है। शब्दकोश के अनुसार यानी कि डिक्शनरी के हिसाब से भरना होता है। तो इसमें कौन सा तीसरे स्थान पे दोस्तों हो जाएगा, EIGHT, ये वाला आपका है ना TH, तो ये वाला जो है ऑप्शन नंबर बी, ये तीसरे स्थान पे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस टाइप के प्रश्न को आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना है दोस्तों, एक बार और समझा देता हूं। पहले कॉमन देख लेंगे, EIGHT कॉमन है, जहां तक कॉमन है वहां तक हम क्या करेंगे, EIGHT काट देंगे, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे तो पूरा समाप्त हो जा रहा है, तो ये पहला, और यहाँ पे देखेंगे E है, तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा। उसके बाद से यहाँ पे क्या है, T है, तो ये आ जाएगा तीसरा, और यहाँ पे Y है, तो यानी Y लास्ट में आता है, तो ये क्या हो जाएगा, चौथा। तो तीसरे स्थान पे कौन है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे, और कैसे सॉल्व करना है ये भी समझ गए होंगे। दोस्तों एक रेलवे के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट ई बुक है, उसके बारे में आपको बता दूं। दोस्तों एल बुक पब्लिशर ने एक ई बुक बनाई है जिसका नाम है ग्रुप डी सजेशन 2018। दोस्तों ये बुक 10 भाषाओं में है, आप किसी भी भाषा में इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों एल बुक पब्लिशर ने इस बुक की कीमत 100 रुपए रखी थी, लेकिन मेरे कहने पे दोस्तों ये बुक आपको मात्र 30 रुपए में मिल जाएगी। दोस्तों इस बुक कैसी है, तो 1 लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों इस बुक में, ताकि रेलवे ग्रुप डी के लिए आपके पास बहुत कम टाइम बचा है। इतने कम दिनों में आप 1 लाइनर अगर जो क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ज्यादा क्वेश्चन कवर कर लेंगे और ज्यादा अच्छे से आप सफल भी हो सकते हैं। तो
दोस्तों और भी इसमें क्या है, तो इसमें क्वेश्चन कैसे हैं, तो साइंस के क्वेश्चन है, जनरल अवेयर्स के क्वेश्चन है, करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। दोस्तों इस बुक को आप ले कैसे सकते हैं, तो इसका दोस्तों लिंक मैं दिया हूं, इसको आइए दोस्तों, ये ऑफलाइन नहीं मिलेगी, मार्केट में नहीं मिलेगी, ये ऑनलाइन ही मिलता है। तो इसका लिंक दोस्तों कहाँ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, कमेंट बॉक्स में भी, आप कहीं से भी दोस्तों इस बुक को मात्र 30 रुपए में ले सकते हैं। और दोस्तों ये आप बुक कहाँ डाउनलोड होगा, तो जो उसमें आप ईमेल आईडी दोस्तों डालेंगे उसी ईमेल आईडी पे डाउनलोड भी होगा और उसी पे पासवर्ड भी इसका मिलता है। तो दोस्तों वहीं से आप डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं। मेरे देखने में दोस्तों ये बुक अच्छी लगी है, अगर जो आप भी दोस्तों इसे देख लीजिएगा, अब अच्छी लगे तो जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि कम टाइम है और कम पैसे भी हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों चौथा प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न रेलवे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी से जल्दी। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहे हैं, प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें। तो उपयुक्त सेट का चयन कैसे करना है, तो यहाँ पे दोस्तों संख्या दिया हुआ है 27, 3, 19, 10 और बराबर 90 दिया है, और हमें एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग भरना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे एकदम सेट हो जाएगा ताकि बराबर 90 आ जाए। ठीक है, तो इसमें अगर जो हम क्या करेंगे, पहला ऑप्शन यहाँ पे गुणे करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद से यहाँ पे माइनस लिखेंगे, माइनस दिया हुआ है, उसके बाद भागे का निशान है तो भागे का सिंबल यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या इसको सॉल्व करने के बाद बोर्डमास नियम के अनुसार सॉल्व करेंगे, तो क्या ये सॉल्व करने के बाद 90 आ रहा है, तो ऐसे क्या करेंगे, चारों ऑप्शन को चेक करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर जो आप सोचिए चारों ऑप्शन को हम चेक करें तो कितना टाइम लग सकता है। अगर जो हम एक ऑप्शन पे 20 सेकंड ही दे रहे हैं तो चार ऑप्शन को चेक करने के लिए 80 सेकंड लग सकता है, यानी कि 1 मिनट से ज्यादा लग सकता है, लेकिन हमें करना है इसको सेकंडों में। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए दोस्तों एक ट्रिक होती है, आसान विधि क्या होता है, सबसे पहले हमें चेक करने के लिए दोस्तों इसमें जो भाग वाला सिंबल है ना, ये डिवाइड वाला, इसी को हम रख के चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं, भाग वाला ये सिंबल कहाँ है, लास्ट में है, तो यहाँ पे दोस्तों हम रखेंगे और हम 19 को क्या करेंगे, 19 को अगर जो हम 10 से भाग करें तो क्या आएगा, 1.9 आ जाएगा। ये पॉइंट में आ रहा है तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, जो पॉइंट में आ जाए वो ऑप्शन नहीं होगा। फिर देखेंगे यहाँ इसमें दूसरा ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, दूसरा ऑप्शन को चेक करेंगे तो दूसरा ऑप्शन में दूसरे स्थान पे भाग का सिंबल है। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में कहाँ पे, दूसरे स्थान पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूसरे स्थान पे भाग का सिंबल लगा देंगे। तो हम क्या करेंगे, 3 को अगर जो हम दोस्तों 19 से भाग करें तो क्या आएगा, ये भी पॉइंट में आ जाएगा, तो ये भी ऑप्शन क्या होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि सही नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन में दोस्तों भाग का सिंबल कहाँ है, लास्ट में है, तो यहाँ पे लास्ट में अगर जो हम लगाएंगे भाग का सिंबल, यहाँ पे तो होगा नहीं, लास्ट में हम लगाएंगे तो 19 को जब 10 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 1.9 आ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, तीसरा भी नहीं हो जाएगा। तो बचा कौन, चौथा, चौथा तो ऐसे ही हो जाएगा। अब हम चौथा चेक कर लेते हैं, चौथा कैसे चेक करेंगे, तो देखिए पहले क्या है, गुणे का सिंबल है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, गुणे का सिंबल लगा लेंगे। यहाँ लास्ट दूसरे पे प्लस का सिंबल है तो यहाँ पे हम प्लस लिख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद से क्या है, माइनस का सिंबल है तो हम माइनस लगा लेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, बोडमास नियम क्या कहता है, पहले गुणा करेंगे, इसमें अगर जो गुणा है तो पहले भाग रहता है तो भाग करते, उसके बाद गुणा करते, उसके बाद जोड़ते, उसके बाद घटाते। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 27 गुणे 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 81 हो जाएगा। 81, उसके बाद से प्लस 19 है तो प्लस 19 लिख लेंगे और माइनस 10 है। ठीक है, तो फिर जोड़ेंगे 81 और 19 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 81 19 100 हो जाएगा, और 100 माइनस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 हो जाएगा। तो 90 यहाँ पे बराबर 90 दिया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे। क्या करना है, पहले दोस्तों जो जितने ऑप्शन में भाग वाला है उसे हम लगा के चेक कर लेंगे, और जिससे डिवाइड होता है उसको हम रख के देखेंगे क्या आंसर मिल रहा है कि नहीं। तो इसमें आप देखें कि पहला भी गलत था, दूसरा भी गलत था, तीसरा भी गलत था, और चौथा हम रखे इसमें भाग का नहीं था, गुणे प्लस माइनस का ही था, लेकिन इससे क्या हुआ, सेट पैटर्न पूरा सेट हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी सही हो गया। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ट्रिक भी समझ में आ गई होगी, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिएगा और शेयर भी दोस्तों कर दीजिएगा। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हो फेसबुक व्हाट्सएप पे, उसमें इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। देखिए 5वां प्रश्न है दोस्तों, एक पेटी में क्या कह रहा है प्रश्न, एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। पहले तो समझ लीजिए दोस्तों 1 दर्जन क्या होता है, 1 दर्जन यानी कि दर्जन में 12 होता है, तो 1 दर्जन में कितने हो जाएंगे, 12। ठीक है, 2 दर्जन की बात करता है तो 2 गुणे 12 यानी 24। ठीक है, दर्जन मतलब 12। ठीक है, तो प्रश्न आप फिर से समझिए, एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे, पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है, निम्न में से कौन सा अनुपात नहीं हो सकता है। तो दोस्तों इस टाइप के जब प्रश्न आए
दर्जन में शीशे हो और टूटे हुए और बिना टूटे हुए का अनुपात को पूछा कि कौन नहीं हो सकता है। तो पहले हम अनुपातिक योग देखेंगे, 2 और 1। पहला ऑप्शन देखेंगे 2 और 1 क्या होता है 3। हम 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, हाँ 4 बार में ये चला जाएगा। तो ये क्या अनुपातिक ये हो सकता है, अनुपात हो सकता है। फिर दूसरा देखेंगे 3 1 4, तो यानी कि 12 को फिर 4 से हम डिवाइड करें तो ये भी हो सकता है, यानी कि जिसका भाग चला जाए तो वो क्या होगा अनुपात हो सकता है। तो ये भी अनुपात क्या हो सकता है, हो सकता है। इसमें कह रहे हैं अनुपात निम्न में से कौन नहीं हो सकता है। फिर यह है 3 2 क्या होगा, तीसरी वाला ऑप्शन देखेंगे 3 2 5। तो हम 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कटेगा, पूरा पूरा नहीं डिवाइड होगा। तो ये क्या होगा अनुपात का मतलब निम्न में से इसका अनुपात ये वाला ऑप्शन नंबर सी है, ये नहीं होगा। और डी वाला ऑप्शन है 7 5 12, 12 से 12 को डिवाइड करेंगे तो एक बार में चला जाएगा। तो इसमें कौन सा दोस्तों नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, क्योंकि 3 2 5 होता है और 12 में हम 5 से भाग नहीं दे सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, नहीं होगा। इस प्रकार के दोस्तों प्रश्न आए तो क्या करेंगे, अनुपातिक योग लेंगे और देखेंगे क्या 12 को डिवाइड कर रहा है, तो जो नहीं करेगा तो वो नहीं हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस प्रश्न को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए। अगला दोस्तों प्रश्न देखने से पहले एक बार और मैं बता दूं, अगर जो दोस्तों आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो चैनल के नीचे दोस्तों रेड कलर का सिंबल है, उसे दबा के आप चैनल के साथ जुड़ जाइए और बगल में दोस्तों बेल आइकन पे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो रेलवे ग्रुप डी जब तक है आपको मिलता रहे। और आपके जो दोस्तों दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, करीबी हैं, वो भी नहीं जुड़े हैं तो उनको भी दोस्तों बता दीजिए कि मैं किस टाइप से पढ़ाता हूँ, अच्छे से प्रिपरेशन करा रहा हूँ और आपकी एग्जाम भी बहुत अच्छे से क्लियर करा दूंगा, तो वो लोग भी जुड़ जाएं। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लीजिए, छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के भी पेपर में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न है यदि RATLAM को 2 के रूप में कूट किया जाता है, कोडिंग डिकोडिंग से है। तो आगे कह रहा है तो PAD यानी पद्मिनी लिखा है, PADMINI को निम्नलिखित रूप में कूट किया जाएगा, यानी कि किस प्रकार से कूट किया जाएगा, इसको क्या लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा कि 3 लिखा जाएगा, 5 6 क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के दोस्तों प्रश्न को 2 टाइप से सॉल्व किया जाता है, एक तो लॉन्ग मेथड होता है, एक इजी मेथड होता है। तो लॉन्ग मेथड ये होता है दोस्तों, हम R को क्या लिखेंगे, R कितने नंबर पे आता है 18 नंबर पे। ठीक है, तो हम 18 लिख देंगे। A कितने नंबर पे आता है 1 नंबर पे आता है। T कितने नंबर पे आता है दोस्तों 20 नंबर पे आता है। और A कितने नंबर पे आता है आपका, ये आपका आता है 1 नंबर पे, यानी कि A कितने नंबर पे आता है 1 नंबर पे आता है। और यम दोस्तों कितने नंबर पे आता है, तो यम आपका 13 नंबर पे आता है। फिर हम क्या करेंगे, इसको हम जोड़ेंगे। ठीक है, इसको हम जोड़ेंगे तो ये 18 है, R 18 पे दोस्तों आता है, तो 18 को हम 18 नहीं जोड़ेंगे, 8 + 1 यानी कि 1 + 8 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे 9 + 1 और 2, 20 को हम 20 नहीं लिखेंगे, 2 प्लस इसको 0 लिखेंगे, तो 2 + 0 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और प्लस 1 हो जाएगा। और 13 को हम 13 नहीं लिखेंगे, 1 + 3 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 1 4 हो जाएगा। और फिर हम इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 9 1 10, 2 12, 12 1 13, 13 और ये क्या हो जाएगा 13 और 4 ये क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो लेकिन जब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जब ये 13 4 कितना हो जाता है 17 हो जाता है, तो हम फिर इसको ऐसे नहीं करेंगे। फिर देखिए एक बार और, इस यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है दोस्तों, कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, देखेंगे एक बार और समझ लीजिए दोस्तों। यहाँ पे हम R को क्या लिखेंगे 18 लिखेंगे, यहाँ से एक बार और समझ लीजिए दोस्तों। 1 को हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, और हम T को क्या लिखेंगे दोस्तों, T को हम 20 लिखेंगे, L छूटा हुआ था दोस्तों। और L को हम क्या लिखेंगे दोस्तों, L को हम लिखेंगे 12, L को 12। और A को क्या लिखेंगे दोस्तों 1 लिखेंगे। और यम को दोस्तों हम क्या लिखेंगे, यम किस स्थान पे आता है, तो यम 13वें नंबर पे आता है। ठीक है 13, और फिर हम इसको आपस में जोड़ लेंगे। 18 को हम 1 + 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर प्लस 1 कर देंगे। ठीक है 1 कर देंगे, और फिर 20 को हम क्या करेंगे दोस्तों, 20 को 2 + 0 यानी कि प्लस ये 2 हो जाएगा। और 12 को दोस्तों हम क्या लिखेंगे 1 + 2, 1 + 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और फिर 1 को तो हम +1 ही रहने देंगे, और 13 को हम कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे, 1 + 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और फिर हम इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 1 10, 2 12, 3 15, 1 16, 4 20, ये 20 हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है 20 हो रहा है। तो 20 को भी हम क्या करेंगे लास्ट में जोड़ेंगे,
तो 20 को जब लास्ट में जोड़ेंगे तो 2+0, 2+0, 2+0, 2+0 मतलब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसी ऐसे ही लिखा है, 2 लिख दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आगे भी इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो इसमें भी लास्ट में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जब आगे आप सॉल्व करके देखेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। एक तो ये रहा लॉन्ग मेथड, लेकिन आपको ऐसे दोस्तों पेपर में नहीं करना है। क्या चीज, एक दूसरा आसान चीज होता है क्या, इसमें हम देखते हैं कि वॉवेल कितने हैं, कॉन्सोनेंट कितने हैं। तो देखेंगे दोस्तों, इसमें वॉवेल देखेंगे, ऊपर में जो ऊपर वाला इसमें वॉवेल है, तो वॉवेल क्या होता है, A E I O U, 5 वॉवेल होते हैं, ठीक है। A E I O U, कौन कौन से वॉवेल होते हैं, A E I O U, ये वॉवेल होते हैं, यानी कि स्वर। तो इसमें देखेंगे कितने स्वर हैं, तो एक देखेंगे ए स्वर है, और यहाँ पे दोस्तों एक ये स्वर है। 2 स्वर हैं तो इसको क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। और नीचे वाले में देखेंगे दोस्तों, इसमें कितने स्वर हैं, तो एक ए स्वर है यहाँ पे, और एक यहाँ पे आई भी स्वर है, और लास्ट में भी आई है, ए भी स्वर है। तो इसमें कितने स्वर हो गए, 3 स्वर हो गए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आप दोस्तों इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपका आज जल्दी से ऐसे आप इसको आसानी से सेकेंडों में सॉल्व कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के भी पेपर में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। एलपी में तो बहुत प्रश्न इस टाइप से पूछे गए हैं। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, प्रश्न पढ़िए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख नगर, जिला और पंचायत के मध्य सही संबंध को प्रदर्शित करता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, नगर, जिला और पंचायत, ठीक है। तो इसको हम कैसे संबंधित करेंगे, नगर है, जिला है, पंचायत है। तो पहले हम करेंगे क्या, जिला, पहले क्या करेंगे, जिला। जिला के अंतर्गत क्या आता है, नगर, और नगर के अंदर क्या आता है, पंचायत। तो इस टाइप से कौन सा फिगर बना है, तो ऑप्शन नंबर ये वाला बना है, बी वाला। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्या होगा, पहले पहले दोस्तों आपका आ जाएगा जिला, जिला के अंदर क्या आता है, नगर, नगर के अंदर क्या आता है, पंचायत। तो ऑप्शन नंबर इस टाइप से दिख रहा है बी, तो बी सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस प्रश्न को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए प्रश्न है, दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया गया युग्म ज्ञात करे। तो इसमें कौन सा युग्म नहीं दिया गया है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, यही आपको बताना है, ठीक है। तो देखेंगे पहले कैसे समरूप है, तो कागज का संबंध कलम से दिया है। तो आप तो थोड़ा सा इसमें इस प्रकार के प्रश्न दे तो दोस्तों थोड़ा सा सोचना चाहिए। कैसे सोचेंगे, तो देखेंगे दोस्तों क्या है, कागज का संबंध ये कलम से दिया है, तो हम क्या करते हैं, कलम से कागज पे लिखते हैं। क्या करते हैं, कलम से हम कागज पर लिखते हैं। इसी प्रकार से हम ऑप्शन में अब देखेंगे, क्या कागज से पेंसिल पे लिखते हैं, नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर पहला समरूप नहीं होगा। पेंसिल से क्या शीशा पे लिखते हैं, ये भी नहीं होगा, नहीं। पेंसिल से हम कागज पे लिखते हैं, हाँ, पेंसिल से भी हम कागज पे लिखते हैं, कलम से भी कागज पे लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और कलम से क्या स्याही पे लिखते हैं, नहीं, ये ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा, कागज से हम कलम पे लिखते हैं, इस प्रकार से समरूप है, हम पेंसिल से कागज पे भी लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस प्रकार के दोस्तों प्रश्न आए तो कॉमन सेंस थोड़ा सा आप लगा के इसका सही आंसर दे देंगे सेकेंडों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 9वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। ये इस प्रकार के भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आप प्रश्न पढ़िए, क्या कह रहे हैं, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है। कौन सा शब्द अन्य से अलग है, आपको अलग बताना है। इसमें से 3 एक प्रकार से, एक अलग है, उसी को आपको बताना है। तो बाघ दिया हुआ है, डॉल्फिन दिया है, जेब्रा दिया हुआ है, मगरमच्छ दिया हुआ है। तो दोस्तों जब इस टाइप के प्रश्न आए तो आपको क्या ढूंढना है कि प्रजाति कौन किस प्रजाति से है, किस प्रकार के हैं, जीव हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों, अगर जो ध्यान से देखेंगे तो आपको मतलब सारे आंसर मिल जाएंगे। तो बाघ है, डॉल्फिन है, जेब्रा है, ये क्या है, ये तीनों दोस्तों क्या है, स्तनपायी हैं, ये तीनों स्तनपायी हैं। और जो ये मगरमच्छ है दोस्तों, ये सरीसृप वर्ग में आता है। बाघ, डॉल्फिन और जेब्रा स्तनपायी वर्ग में आते हैं, लेकिन मगरमच्छ क्या आता है, ये सरीसृप वर्ग में आता है। तो ये क्या हो जाएगा, मगरमच्छ अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। 10वां प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आसान पेपर क्वेश्चन है, इस प्रकार के भी बार बार पूछे जाते हैं। तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए प्रश्न है, एक अनुक्रम दिया गया है जिनमें से एक पद रिक्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो दिए गए अनुक्रम को पूरा करे। तो अनुक्रम कैसे चल रहा है, 1 4 9 16 25। तो आप ध्यान से जब देखेंगे तो क्या है, ये सब स्क्वायर हो रहा है। तो एक किसका स्क्वायर है दोस्तों, एक का,
ये 4 किसका है, 2 का स्क्वायर है। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो आगे क्या होगा, यहाँ पे चला है 1 2 3 4 5, तो 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। 36 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस प्रकार के भी प्रश्न रेलवे ग्रुप डी में बार बार पूछे गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस प्रश्न